हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू लेक्चर गाइस। आज के लेक्चर में हम कैपेसिटर को पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। कैपेसिटर कैपेसिटर एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस का नाम है गाइस, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को यूज़ करने के लिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे डिवाइस को इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिजिक्स में कहते हैं कैपेसिटर गाइस। ठीक है, बनता किस तरह से है, काम किस तरह से करता है, इसकी मैथमेटिक्स क्या है, सब पर आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। हम बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कैपेसिटर से अपनी बात को शुरू करेंगे गाइस। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कैपेसिटर से मुराद ये है कि हम एक दो प्लेट्स ले लेंगे मेटल के गाइस। ठीक है, किस चीज़ के? मेटल के प्लेट्स को हमने ले लिया और एक प्लेट को हमने किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और दूसरे प्लेट को उसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। तो अब ये जो डिवाइस बन गया, ये हमारे पास है कैपेसिटर। अब ये जो प्लेट्स है पार्टिकुलरली इनको हम कैपेसिटर कहेंगे। क्यों कहेंगे, इसके पीछे जो फिजिक्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं गाइस। ये दो मैंने वो मेटल प्लेट्स लिए हुए हैं गाइस, इनको मैंने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ। एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, एक प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। पॉजिटिव, अगर आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड है साइंस की, पॉजिटिव मीन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, नेगेटिव जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेटल प्लेट है। क्या है? मेटल प्लेट। मेटल प्लेट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इस मेटल प्लेट को हमने इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर इस प्लेट को पता चल गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस वायर के जरिए यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। जब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के जाने से। दो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन के जाने से। तीन पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएंगे तीन इलेक्ट्रॉन के जाने से। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ पर इसके पास तो अपने इलेक्ट्रॉन हैं फ्री, क्योंकि ये भी मेटल प्लेट है। तो ये वाले जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये उन इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस प्लेट के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना हो जाएगा, जो ये कहता है कि आपके पास अगर एक चार्ज बॉडी है और आप उसको किसी दूसरे न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाते हैं, तो उस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर अपोजिट चार्ज अपीयर हो जाता है इस चार्ज बॉडी के करीब आने की वजह से गाइस। ठीक है, इस फिनोमेना को फिजिक्स की जबान में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर से तो इलेक्ट्रॉन चला, यूं आया, यहाँ पर इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अपीयर हुआ गाइस। ठीक है, तो इस तरह अगर हम बैटरी को अब डिस्कनेक्ट भी कर लें इन मेटल प्लेट से, तो इनकी बाहमी जो इंट्रैक्शन अट्रैक्शन है उनकी वजह से ये चार्ज जो है प्लेट के ऊपर स्टोर रहता है। अब ये जो चार्ज प्लेट के ऊपर स्टोर हो गया है, इस डिवाइस को हम कहते हैं कैपेसिटर गाइस। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी सी इसकी मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं और वो सब कुछ जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है उनकी भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। चार्ज चार्ज की तो हम इस तरह से डिफिनीशन कर चुके हैं कि एक ऐसे एजेंट का नाम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर चार्ज आ गया, यहाँ पर चार्ज आ गया, तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका होगा। सही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमने डिटेल से बात की है कि उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो ये जो ब्लैक लाइन से मैंने शो किया हुआ है, ये हमारे पास उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो चार्जिस की वजह से बन गया है। ठीक है, जो एस्टेब्लिश हो गया है। और अगर आपको पिछले लेक्चर्स का पता है तो आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल चार्ज प्लेट, उसको हम डिराइव कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वैक्यूम है अगर यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान भी एक रिलेशन है जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से देख चुके थे। वो रिलेशन ये है, जहाँ पर चार्ज होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज, इन तीनों के दरमियान मैथमेटिकली रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं और उनको हम डिटेल से देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के दरमियान जो रिलेशन है पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के केस में, वो हमारे पास ये है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान जो रिलेशन है वो हमारे पास ये है। इन दो को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं और ये दो हमारे बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है गाइस, अब आते हैं अपने इस कैपेसिटर की तरफ दोबारा। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर आता है
चार्ज की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में इस तरह से कैपेसिटर को जब बनाया गया तो ये देखा गया कि जब जब प्लेट के ऊपर चार्ज ज़्यादा होता गया तब तब इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ता गया। ज़ाहिर बात है नेगेटिव को हम लोअर पोटेंशियल लेते हैं और पॉजिटिव को हम हायर पोटेंशियल लेते हैं। तो ये जितना पॉजिटिव होता जाएगा उतनी पोटेंशियल क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये जितना नेगेटिव होता जाएगा उतनी पोटेंशियल कम होती जाएगी। समझ आ रही है? और ये देखें जब ये यहाँ पर पॉजिटिव होता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। सही है ना? ठीक है। तो इस बात को एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अब इस बात को मैथमेटिकली हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं? इस बात को हम मैथमेटिकली इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि जितना चार्ज ज़्यादा होता जाता है उसकी वजह से प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज़्यादा होता जाता है। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सही है। अब मैथमेटिक्स को तो हम जानते हैं थोड़ा बहुत कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट और इक्वलिटी लगाते हैं। तो ये लगा लिया कांस्टेंट सी और ये इक्वलिटी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए। अब ये जो सी है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी को, एक एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम आज के केस में कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जिस तरह रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का कंडक्टेंस होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। ठीक है। कंडक्टर का कंडक्टेंस उस कंडक्टर की एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस उस रेजिस्टर की एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी एबिलिटी को? कि भाई बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं हमारे पास। ठीक है। उनमें से कुछ कैपेसिटर्स ऐसे हैं कि वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, कुछ कैपेसिटर ऐसे हैं जो कम चार्ज को स्टोर कर सकता है। अब ये एबिलिटी कि कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इस एबिलिटी को फिजिक्स की ज़बान में कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। तो ये सी उस कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके साथ साथ ये भी मैंने बता दिया कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको हम मालूम किस तरह कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। किसी तरीके से हमें अगर पता चल जाए कि इस प्लेट्स के ऊपर, इन दो प्लेट्स में से एक प्लेट के ऊपर इतना चार्ज स्टोर हो गया है, इतना कूलम चार्ज स्टोर हो गया है, और उस चार्ज की वजह से इन प्लेट्स के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस इतना एस्टेब्लिश हो चुका है, दोनों का पता चल जाए तो दोनों को बाहमी डिवीजन से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। ठीक है। ये हमें कौन सजेस्ट कर रहा है? ये हमारी मैथमेटिक्स कि चार्ज कितना है डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना एस्टेब्लिश हुआ, दोनों को डिवाइड करें आपको कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर मिल जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब जब मैंने ये बोला कि ये फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी का होना इस बात की तरफ इशारा है कि भाई इसका एक यूनिट भी होना चाहिए। तो इसका यूनिट कैसे मालूम करेंगे? तो मैं सी का यूनिट देखना चाहता हूं और सी बन चुका है चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस से। तो मुझे लिखना पड़ेगा चार्ज का यूनिट डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। तो चार्ज का यूनिट तो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, वो तो कूलम होता है। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस का हम यूनिट पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है? वो तो वोल्ट होता है। तो कूलम डिवाइड बाय वोल्ट, इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिजिक्स में कहते हैं फेराड। क्या कहते हैं? कूलम डिवाइड बाय वोल्ट इज इक्वल टू फेराड। जिस तरह हमारे पास न्यूटन एक यूनिट है, न्यूटन कहाँ से बनता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो फिजिक्स में जब भी हमें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना पड़े तो उसकी जगह हम न्यूटन लिख लेते हैं, या जहां पर हमें न्यूटन मीटर को लिखना होता है वहां पर वर्क की मैं अगर बात करूं या एनर्जी की बात करूं तो हमें वहां पर जॉल लिखना पड़ता है। तो आज के बाद जब भी आपको कूलम डिवाइड बाय वोल्ट नजर आ जाए, आंखें बंद करके उसकी जगह लिखें फेराड। और फेराड किस चीज का यूनिट होगा? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का यूनिट होगा। जिस तरह रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम। इस तरह कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? कैपेसिटेंस का यूनिट होगा फेराड। ठीक है। और इस चूंकि ये जो कैपेसिटर है ये बहुत ही छोटा डिवाइस होता है, बहुत ही छोटे सर्किट में यूज होता है, तो इसके लिए ये जो फेराड यूनिट है ये बहुत बड़ा है। ठीक है। तो इसलिए इसके जो सब मल्टीपल है माइक्रो फेराड यानी कि 10⁻⁻⁶ फेराड, हम इनमें बात करेंगे और इनका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ये है माइक्रो फेराड। ठीक है। पिको फेराड 10⁻12 फेराड। ठीक है। बहुत ही कम यूनिट को हम यूज करेंगे गाइस। ठीक है। तो ये तो था कैपेसिटर के हवाले से कुछ बातें। ठीक है। हमें कैपेसिटर के साथ जब डील करना पड़ता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि भाई इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। लाजमी बात है कैपेसिटर को कैपेसिटर कहते हैं उसकी कैपेसिटेंस की वजह कि भाई
देखें उसकी सलाहियत कितनी है चार्ज स्टोर करने की। चार्ज वो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को, और हमें तो एनर्जी चाहिए होती है। तो जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी हमें उसके साथ डील करना पड़ेगा। तो अब हम इंटरेस्टेड है कि हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मालूम करें। अगर हमें चार्ज का पता हम किस तरह लगा सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है, नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो इसके तो हम मेजर कर लेंगे वोल्टमीटर से। इसका पता करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है गैस, ठीक है। तो इस डिफिकल्टी को मद्देनजर रखते हुए हम थोड़ी सी मैथमेटिकली ऑपरेशन इन प्रीवियस डेटा को यूज करेंगे गैस, ठीक है। और एक ऐसा इक्वेशन निकालेंगे कैपेसिटेंस के लिए जिससे हमें आसानी पता चल सकता हो कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। तो उसको हम फिर अपने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में इस टॉपिक को हमने ये वाला जो इक्वेशन डिटेल से पढ़ चुके हैं, नहीं देखा तो उसको लाजमी देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल चार्ज प्लेट कैपेसिटर, उसकी इक्वेशन हमारे पास आई थी चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाला इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये जो चार्ज डेंसिटी का लफ्ज है ये रिप्रेजेंट करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की केस में चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि कितना चार्ज है डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ इस प्लेट के ऊपर टोटल कितना चार्ज है डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ द प्लेट, चार्ज डेंसिटी आपको मिल जाएगी। सो इस चार्ज डेंसिटी की जगह मैं अगर ये पुट करूं क्यू डिवाइड बाय ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस तरह लिख पाऊंगा कि चार्ज डेंसिटी चार्ज डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये चीज आ जाएगा। इसको मैंने कॉल किया इक्वेशन नंबर ए। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को आप देखें। इक्वेशन नंबर 2 कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला ये टॉपिक है, वो भी अगर आपने नहीं देखा तो भी देखिएगा, या आप अगर सर्च करेंगे कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तब भी आपके पास ये इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा, और इसके हम प्रूफ दे चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डी डिस्टेंस। अब ये डी क्या है, ये इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है गाइस, ठीक है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि इस डी को इस ई के साथ मल्टीप्लाई करें तो वी इज इक्वल टू ई डी। सो हम इस फॉर्म की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई डी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ इस पोटेंशियल डिफरेंस जो इन प्लेट के दरमियान है उसके टर्म में, और इस डिस्टेंस के टर्म में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इस कैपेसिटर की ही बात हो रही है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन बी बोला है। और इसी प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी या इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ठीक है, मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इस प्लेट के ऊपर इतना चार्ज स्टोर हुआ है, इस प्लेट का एरिया इतना है, और इसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं है बल्कि फ्री स्पेस है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो क्यों ना मैं इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को क्या करूं, कंपेयर करूं। अगर मैं कंपेयर कर लेता हूं तो मैं इस ई की जगह वी बाई डी लिख सकता हूं। इस ई की जगह जो कि इक्वेशन नंबर ए में आपको नजर आ रहा है, इस ई की जगह मैं वी बाई डी लिख सकता हूं। तो मैंने क्यू बाई ए 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को इक्वल रखा किस चीज के, ई के, क्योंकि वो ई के बराबर है और ई बराबर है वी बाई डी के। जस्ट मैंने क्या किया, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, इस ए एप्सिलॉन नॉट को वी से मल्टीप्लाई करूँ, ए एप्सिलॉन नॉट को वी से मल्टीप्लाई किया, डी अपनी जगह पर आ गया, ये हमारे पास क्यू की वैल्यू, इसको कॉल किया इक्वेशन नंबर सी, ठीक है। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन थ्री क्या है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से है, ये तो लैब से आया हुआ है। अपनी मैथमेटिक्स को यूज किया और अपने एक्सपेरिमेंटली अरेंजमेंट को यूज किया और कुछ ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, हमें ये चीज चाहिए, इज इक्वल टू कितना चार्ज स्टोर हुआ है डिवाइड बाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो इक्वेशन 3 को आप देखें, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, इस सी के नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्यू 1 जर क्यू और सी वी के साथ मल्टीप्लाई सी वी आ जाएगा। तो क्यू की जगह इस चार्ज की बात हो रही है ना, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में भी इस चार्ज की बात हो रही है। तो इस चार्ज को मैंने इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब इसको मैंने कॉल किया इक्वेशन नंबर डी। अब इक्वेशन नंबर सी में जहां पर क्यू है, इक्वेशन नंबर डी में क्योंकि ये वीडियो आ गई तो इक्वेशन डी को उठाकर इक्वेशन सी में पुट कर लेते हैं। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन सी एंड डी, इसको और सी को सी और डी को कंपेयर किया तो हमारे पास क्यों की जगह जस्ट क्या लिखना है, सी वी लिखना है। सी वी इज इक्वल टू वी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, ये आ जाएगा, वी वी के साथ कट जाएगा क्योंकि ये दोनों इस पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, सेम है, ये कट जाएंगे। सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। अब ये इतना जबरदस्त इक्वेशन है ना, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको किसी
कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सही है तो उस कैपेसिटर का जो प्लेट है उसका एरिया कितना है और उनको आपने कितने डिस्टेंस के साथ रखा हुआ है, इन दोनों चीज़ों का हम फिजिकली पता कर सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट, अगर उनके दरमियान कोई भी आप मीडियम न रखें, क्या कोई मीडियम न रखें यानी कि वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो, तो आप उसकी कैपेसिटेंस को मालूम कर सकते हैं। हमें ये इक्वेशन मालूम करना था गाइस, ठीक है। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। देखें, एरिया का हम फिजिकली पता कर सकते हैं, ठीक है। कोई वो मेजरिंग स्केल ले लिया, वहां से हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई का पता चल गया प्लेट का, तो उसका एरिया मालूम कर सकते हैं। उसी स्केल से इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम किया, ठीक है। और फ्री स्पेस अगर वहां से हम ईयर वगैरह को निकाल लें, ठीक है, इसके हमारे पास एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, वो मैं मेंशन कर दूंगा, आप देख लें। तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम मालूम कर सकते हैं। अब देखें, अब किसी भी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने की जरूरत नहीं है, वोल्ट मीटर को लाकर प्लेट्स के दरमियान लगाने की जरूरत नहीं है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है, उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और इन दोनों की जरूरत होती है कैपेसिटेंस को मालूम करने के लिए। अब इन दोनों की जरूरत ना रही और हम कैपेसिटेंस को मालूम कर सकते हैं, यही हमें मालूम करना था। उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।